Now the next topic which we have discussed is wind energy. Wind energy in the sense the energy which has in the wind, we have to utilize it to convert it into electricity. So as you know how the wind is formed, already we have studied in the standard नाइन्थ के अंदर हमने विंड एनर्जी के बारे में या विंड किस तरह से फॉर्म होते हैं उसके बारे में स्टडी कर लिया है. सो अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेट्स एयर मूवमेंट एंड कोजेस विंड्स टू ब्लो. तो जब सनलाइट यहाँ पर अर्थ के ऊपर आती है तो वो पूरी अर्थ को एक साथ इक्वल रेट पे गर्म नहीं करती हैं, और उसमें भी जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो लैंड मास हैं, वो भी डिफरेंटली अलग अलग से वो गर्म होते हैं. और इसी से दोनों के मतलब जैसे वाटर बॉडीज़ और लैंड मास हैं, दोनों अलग अलग रेट पे गर्म होते हैं या ठंडे होते हैं, जिसकी वजह से देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू डिफरेंट रीजन्स. ड्यू टू दिस देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू रीजन, और उसी वजह से प्रेशर के डिफरेंसेस से विंड जो है वो ब्लो होता है. मतलब कि द मूविंग एयर इज़ नोन एज द विंड एनर्जी. एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस विंड कैन बी यूज टू डू वर्क. हम उसी मूविंग एयर मतलब विंड की काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं. So this energy is utilized to lift water from the wells and to generate electricity in the windmill. तो हम इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं टू लिफ्ट द वाटर फ्रॉम द वेल्स. ये तो बरसों से करते आए हैं, और नई टेक्नोलॉजी में हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का भी सोच रखा है. So actually the rotatory motion of the windmill is used to turn the rotor of the turbine, which then generate the electricity through the dynamo. अब आपने देखी तो होगी विंड मिल, ठीक है. कोस्टल रीजन पे आप देख सकते हैं नंबर्स ऑफ विंड मिल्स आर एस्टेब्लिश्ड टू द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात. इफ़ यू हैव विजिटेड एनी टाइम ऑफ लाइक द्वारका, सोमनाथ, पोरबंदर, तो आपने देखा होगा वहाँ पर नंबर्स ऑफ विंड मिल्स आर देयर. ये विंड मिल के अंदर क्या होता है, तो जैसे ही वो एयर ब्लो होती हैं विंड के अंदर, जो फैन जो उसके बड़े बड़े 3 ब्लेड्स लगाए होते हैं, वो ब्लेड्स ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड वो घूमेंगे. जब वो घूमेंगे तो उसके साथ अटैच्ड जो होता है रोटर जिसको बोलते हैं वो घूमेगा, एंड रोटर इज अटैच्ड टू द डायनेमो विच कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. बट द थिंग इज दैट द आउटपुट ऑफ अ सिंगल विंड मिल इज़ क्वाइट स्मॉल. एक विंड मिल से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो ज़्यादा नहीं होती है. सो अ नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया. तो एक दो से काम नहीं चलेगा, नंबर्स ऑफ विंड मिल जो हैं वो लगानी पड़ती हैं बड़े एरिया के अंदर, तब जाकर उसमें से आपको वो इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो. मतलब कि जो हमें यूजेबल हमें एनर्जी मिलेगी. तो ऐसी नंबर्स ऑफ विंड मिल जहाँ पर लगाई जाती हैं उसको कहा जाता है विंड एनर्जी फार्म या तो विंड मिल फार्म. विंड एनर्जी फार्म या तो विंड मिल फार्म उसको कहा जाता है. तो नॉर्मली देखा जाए तो 1 मेगावाट के लिए आपको 2 हेक्टर्स लैंड की ज़रूरत होती है. मतलब 2 हेक्टर ज़मीन के ऊपर आप इस विंड मिल को एस्टेब्लिश कर सकते हो, तब जाकर आपको 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है. इसको फिर आप कॉमर्शियली यूज़ कर सकते हो. मतलब कॉमर्शियल यूज़ करने के लिए एक विंड मिल काम में नहीं आएगी. वी नीड नंबर्स ऑफ विंड मिल. इंडिया जो है इट रैंक्ड 5th इन द वर्ल्ड इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे है इन द वर्ल्ड कि जो विंड एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है. And it is estimated that nearly 45,000 megawatt of electric power can be generated if India's wind potential is fully exploited. मतलब कि अगर हम पूरी तरीके से जितनी भी टोटली जो विंड एनर्जी है हमारे पास, अगर उसको यूटिलाइज करें, फुल्ली एक्सप्लॉइट कर दें, देन वी कैन जनरेट 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. इट मीन्स दैट कि वी हैव अ ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ द विंड एनर्जी. हमारे पास विंड एनर्जी का अच्छा खासा सोर्स है. तो आपको यहाँ पर
विंड मिल लगाने के लिए एक तो एरिया चाहिए, और वहाँ वो एरिया चाहिए जहाँ पर विंड की स्पीड जो है वो साल के ज़्यादातर टाइम अच्छी खासी हो। द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड मिल टू सर्व एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज़, हमारे टेक्स्ट बुक में 15 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है, तो हम वही देखेंगे, 20 नहीं, ठीक है। मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज़ 15 किलोमीटर पर आवर। तो इससे कुछ जो जो आपको बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ऑफ द विंड एनर्जी इज़ कि वन, इट इज़ इको फ्रेंडली, क्योंकि इसमें से कोई किसी भी तरह का गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ये विंड एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसा नहीं हुआ कि आपने ज़्यादा विंड में लगा दी तो विंड एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। ये चलता ही रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। तो एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है। एंड नो रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हर साल या हर महीने आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट रोज़ रोज़ नहीं करना पड़ता, मतलब एक बार आपने किया ये हो गया। लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी, या तो लिमिटेशंस या तो ड्रॉबैक भी हैं। कि एक कि आपको ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए। विंड एनर्जी फार्म्स नीड लार्ज एरिया ऑफ लैंड। सेकंड, डिफिकल्टी इन गेटिंग रेगुलर विंड स्पीड ऑफ 15 to 20 किलोमीटर पर आवर। तो साल के मैक्सिमम दिन ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिले। इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द विंड एनर्जी फार्म इज़ वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, ठीक है। काफ़ी विंड मिल जो होती है काफ़ी महंगी होती है, तो उसका जो एस्टैब्लिशमेंट जो आता है, खर्चा जो आता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही में एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, क्योंकि यहाँ पर रोटेटिंग पार्ट है, मूविंग पार्ट है, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है। एक तो ये जो कोस्टल रीजन पे इसको एस्टैब्लिश करना होता है, तो वहाँ पे जो विंड होती है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उसमें सॉल्ट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए उसके ऊपर आपको जो मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ता है वो भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दिस डिसएडवांटेजेस हमारे पास बहुत सारे ऐसे विंड एनर्जी फार्म है। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, तो यहाँ तक जो हमने देखा जो बच्चों कि वो था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम बरसों से यूज़ करते आए हैं। विंड एनर्जी है, हाइडल एनर्जी है, कोल पेट्रोलियम है। लेकिन नाउ व्हाट वी हैव टू थिंक इज़ वी नीड सम अल्टरनेट सोर्स, अल्टरनेट्स इन द सेंस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम बरसों से यूज़ नहीं करते आए हैं। रिलेटिवली दे आर न्यूअर, वो नए सोर्स हैं। So this in energy initiated by the sun in form of heat light is called solar energy। तो जो एनर्जी हमें सन में से मिलती है, द सोलर एनर्जी एमिटेड बाय द सन, तो उसकी जो हीट है, जो लाइट है, वो आपको जो एनर्जी देगी उसको कहा जाता है सोलर एनर्जी। सो वी हैव गिवन ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सोलर कांस्टेंट इज़ 1.4 जूल्स पर सेकंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक मीटर स्क्वायर के एरिया में अगर देखा जाए तो कितनी एनर्जी आती है, 1.4 किलो जूल पर सेकंड, 1.4 किलो जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सो आउटर एज ऑफ द अर्थ रिसीव सोलर एनर्जी इक्वल टू 1.4 किलो जूल सेकंड पर मीटर स्क्वायर, विच इज़ नोन एज सोलर कांस्टेंट, जिसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तो सन के अंदर सन जो है हमारा वो कुछ 5 बिलियन ईयर्स से एनर्जी देता रहा है, और अभी भी 5 बिलियन ईयर्स तक वो एनर्जी देता रहेगा। सो द ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द एनर्जी विद द सन, सन के पास बहुत अच्छी खासी एनर्जी का सोर्सेस हैं। तो वो जो एनर्जी है उसमें से बहुत कम जो है वो अर्थ तक पहुंचती है, जितनी है उसमें से कोई थोड़ी बहुत हमारी अर्थ की सरफेस पर आती है, उसमें से ज़्यादातर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। बची कुची जो आती हैं वो अर्थ के ऊपर आती है,
और वही एनर्जी है जिसको फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर हमारी जो पूरी अर्थ को रन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी उसी में से होती है। तो नियरली 1% ही होता है वो, अर्थ के ऊपर जितनी आती है उसमें से हम 1% ही यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये जो सोलर एनर्जी है विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करने के फूड बनाते हैं, फूड के अंदर भी एनर्जी आती है, वो यहीं से आती है। सोलर एनर्जी ही है जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर प्लांट के अंदर स्टोर हुई है। ठीक है, तो इसी एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए हमने कुछ डिवाइसेस बनाई हैं, जैसे सोलर कुकर हैं, सोलर फर्नेस हैं, सोलर वाटर हीटर्स हैं, सोलर सेल हैं, पैराबोलिक सोलर कुकर हैं, नंबर्स ऑफ। तो उसमें से हमें यहाँ पर जो देखनी है उसमें से एक है सोलर कुकर। ठीक है, तो ये जो सोलर कुकर होता है इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल लाइक प्लास्टिक और वुड से बना होता है मेनली, ऐसे तो मेटल का होता है, और उसकी जो वॉल्स होती हैं उसको हमने थर्मोकोल से या ऐसे कुछ वैक्यूम से कवर कर दे देता है, जिसको हम आइसोलेट कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे जैसे थर्मोस कैसा होता है, फ्रिज कैसा होता है, उस तरह से कि अंदर की गर्मी या अंदर की ठंडी बाहर नहीं आ सकती है। देन यूज़ ऑफ ग्लास प्लेट बिकॉज इट अलाउज द शॉर्टर इंफ्रारेड रेडिएशन टू पास थ्रू it but doesn't allows the longer wavelength infrared radiation to through it and the result in increase in temperature। अब उसके ऊपर एक लीड होती है, ग्लास की, ट्रांसपेरेंट ग्लास से बनी हुई लीड होती है, जो उसको आप कवर कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि जो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होते हैं ना, वो गर्मी लाते हैं, हीट ज़्यादा लाते हैं। ठीक है, तो वो इंफ्रारेड रेज से क्या होगा, अंदर की टेम्परेचर जो है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जो भी आपके अंदर खाना पकाना है उसको आप पका सकते हैं। सोलर कुकर्स आर कवर्ड विथ ग्लास प्लेट एंड हैव मिरर्स टू फोकस द रेज ऑफ द सन एंड अचीव अ हायर टेम्परेचर। तो उसके ऊपर एक तो ग्लास प्लेट तो लगा दी है, सामने ऊपर दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर जो है वो क्या कर सकता है, तो रिफ्लेक्शंस जो सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी उसको भी वो रिफ्लेक्ट करके बॉक्स के अंदर भेजेगा, जो और ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर सकता है। सेकंड थिंग कि अंदर की वॉल जो होती हैं वो सब ब्लैक कलर का होता है, जो डिब्बा रखा है आपने कंटेनर वो भी ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए हमने वहाँ पर ब्लैक कलर कर दिया है। तो मैक्सिमम सनलाइट विल एब्जॉर्ब बाय द सोलर कुकर एंड प्रिपेयर द फूड। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी का यूटिलाइज़ नहीं करना है। जब अगर आप इसमें खाना पका रहे हैं तो गैस हैं, वुड हैं, कॉल हैं या कैरोसिन है, कुछ भी नहीं, आपको किसी भी तरह का फ्यूल जो है वो यूटिलाइज़ नहीं करना पड़ता है। तो यूज़ ऑफ एनर्जी विच इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी, यहाँ पर सोलर एनर्जी बहुत सारी अवेलेबल है हमारे पास, तो हम उसी को यूटिलाइज़ करेंगे। 100% पॉल्यूशन फ्री है यहाँ पर। ठीक है, एंड मोर देन वन फूड कैन बी कुकड साइमल्टेनियसली। आप उसके अंदर 4-5 बॉक्सेस रख सकते हैं, जिससे आप एक साथ आप राइस भी बॉईल कर सकते हैं, आप दाल भी बॉईल कर सकते हैं, आप वेजिटेबल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर खाना पका सकते हैं। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर कि सोलर कुकर में जो खाना पकता है वो स्लोली पकता है, धीरे धीरे पकता है, जिसकी वजह से उसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होती है वो हाई रहती है। जब हम गैस पे खाना पकाते हैं तो क्या होता है, वो हाई टेम्परेचर पे पकता है, तो उसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि यहाँ पर न्यूट्रिशन की वैल्यू एज इट इज़ रहती है। बट इट हैज़ डिसएडवांटेजेस टू कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर फ्राइंग और बेकिंग पर्पस। ठीक है, आप सिर्फ इसमें बॉईल कर सकते हो, कुछ रोस्ट कर सकते हो, फ्राई नहीं कर सकते हैं। फूड कैन नॉट बी कुकड एट नाइट और ऑन अ क्लाउडी डे। अगर आपको रात को खाना पकाना है तो ये आपके काम में नहीं आएगा, मतलब कि मानसून के सीज़न में भी ये आपके काम में नहीं आएगा। ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है खाना पकाने में, 2-3-4 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द सनलाइट, वो इतना ज़्यादा टाइम लेता है, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। ठीक है, मतलब यू वांट इंस्टेंट, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। And the direction of the reflector of the solar heating has to be changed from time to time to keep it facing the sun। और थोड़ी थोड़ी देर में आपको वो जो रिफ्लेक्टर हैं, जो मिरर लगाया हुआ है,
उसको आपको क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सन अपनी पोजीशन पे रहेगा नहीं, ठीक है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको भी अपना जो मिरर है उसको थोड़ी थोड़ी टाइम पे मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका सोलर कुकर था। सोलर कुकर में आप इजीली खाना पका सकते हो, आप बिना कोई फ्यूल को यूज़ करे फ्री में खाना पका सकते हो।